जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम एचपी टेट में पॉलिटी वाली सीरीज को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं और इससे प्रीवियस वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली है और आपको वो वीडियोस कैसी लगी। मुझे जल्दी से एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या करवाया था दोस्तों, जल्दी से मुझे बताया। जो हमारी वीडियो नंबर 1 थी उसमें मैंने सबसे पहले आपको शेड्यूल्स के बारे में करवाया था, जो कि अनुसूचियां हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। सभी को पता ना दोस्तों, पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 4 हमने क्या की थी, बाद में ऐड की थी। तो उन्हीं में से एक पंचायती राज जो पंचायती सिस्टम था वो भी हमने 11वीं शेड्यूल में ऐड किया था। कौन सी शेड्यूल अनुसूची में ऐड किया था? पंचायती राज सिस्टम 11वें शेड्यूल में किया था। और मुझे दोस्तों ये भी आप जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे कि ये कौन से एक्ट में ऐड हुआ था। 73 अमेंडमेंट, 73वां संशोधन, 73वीं संशोधन 1992 में ये क्या हुई थी? अमेंडमेंट की गई थी कि हमारे देश में क्या होना चाहिए? पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। और कौन से शेड्यूल में आती है दोस्तों? ये 11वें शेड्यूल में आती है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके क्या क्या पॉइंट्स है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है वो हमारे पास पार्ट 9 में आता है। कौन से सिस्टम में आता है दोस्तों? पार्ट 9 भाग, यहाँ पे लिखा भी मैंने दोस्तों, भाग 9 में क्या आता है आपका? पंचायती राज सिस्टम आता है। और कौन सी अनुसूची में आता है दोस्तों? ये 11वीं अनुसूची में आता है। कौन से अनुसूची में आता है? शेड्यूल्स में। कौन सी शेड्यूल्स में ये आता है? 11वीं शेड्यूल्स में ये आता है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको जब राज्य के नीति निर्देशक करवाए थे, मतलब डीपीएसपी जब हमने करवाए थे, तो वहां पे मैंने आपको करवाया था कि आर्टिकल नंबर 40 मैंने आपको करवाया था दोस्तों। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में आता है ये। आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है कि हमेशा विलेज में क्या होनी चाहिए? पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने चाहिए स्टेट पॉलिसीज में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 में ये बात मेंशन की थी। तो इसी को देख के हमने अपने देश में भी क्या बनाया था? पंचायती राज सिस्टम बनाया था। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ से कौन से भाग में आता है? पार्ट 9 में आता है। शेड्यूल नंबर कौन से में आता है? 11वें शेड्यूल में आता है। और आर्टिकल नंबर 40 में आता है इस बार पंचायती राज सिस्टम। और जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है हमारे देश का, तो वो कौन सा? 3 टायर सिस्टम है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसको 3 कैटेगरी में क्या किया? इसको डिवाइड किया है। एक दोस्तों विलेज वाली हो जाएगी, एक आपकी ब्लॉक लेवल वाली हो जाएगी और एक आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाली हो जाएगी। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली में इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। 3 टायर गवर्नेंस में इसको क्या किया? डिवाइड किया है। और ये दोस्तों मुझे ये बताओ कि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम क्यों होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम क्यों होना चाहिए। तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो किसको बढ़ावा देता है दोस्तों? लोकल सेल्फ गवर्नेंस बनाता है। मतलब एक स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना। एक सेल्फ गवर्नेंस को क्या बनाता है? ये मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथिंग करता है किसकी? सेल्फ गवर्नेंस की। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर पंचायती राज सिस्टम होगा तो एक छोटे से गरीब आदमी भी और छोटे से छोटा आदमी भी क्या हमारी गवर्नमेंट बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, क्योंकि वो क्या करता है? वोट करता है। ठीक है, जैसे प्रधान होते हैं, तो प्रधान जब बनते हैं हमारे पंचायत के, तो एक छोटा से छोटा आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी और अमीर से अमीर आदमी भी क्या करता है? वोटिंग करता है ना। तो ये क्या है आपको? एक ग्राउंड रूट पे, मतलब ग्राउंड पे भी क्या हो रहा है? काम हो रहा है, पर गवर्नेंस बन रही, खुद की लोगों के पास क्या आ रही है? पावर्स आ रही है। वो अपने विलेज पंचायत को क्या कर सकते हैं? गवर्न कर सकते हैं। तो इस टाइप ये हमारा वो था कि हमारे देश में क्यों पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या जो पंचायती राज सिस्टम था उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम क्या था? बलवंत राय कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको लिख लो। कौन सी कमेटी बनाई थी? बलवंत बलवंत राय मेहता कमेटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों कि पंचायती राज सिस्टम के लिए कौन सी कमेटी फॉर्म की थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी फॉर्म की थी। और इसकी रेकमेंडेशन पे, मतलब इसकी सिफारिश पे क्या बनाया गया था? पंचायती राज सिस्टम बनाया गया था। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पंचायती राज सिस्टम किसकी रेकमेंडेशन पे बनाया गया था? बलवंत राय मेहता कमेटी की रेकमेंडेशन पे बनाया था।
अच्छा, इसका रोल क्या है दोस्तों? ये क्या करता है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करता है, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करता है। और इसको एक्सेप्ट किसने किया था? एनडीसी ने। एनडीसी होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको 1958 में इसको क्या कर दी थी? स्वीकृति दे दी थी, मतलब क्या कर दिया? इसको एक्सेप्ट कर दिया था 1958 में। तो आपको एग्जाम में ये कमेटी पूछी जाती है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपने पास याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास 3 टायर सिस्टम। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में कैसा दोस्तों 3 टायर सिस्टम है ना? मतलब जो हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी कौन सी दोस्तों? हमारे पास ग्राम पंचायत। पहली कैटेगरी कौन सी आपके पास? ग्राम पंचायत। तो ये सभी को पता होगा, ग्राम पंचायत हमारे सभी गांवों में ग्राम पंचायत होती है। दूसरी कैटेगरी दोस्तों ब्लॉक लेवल, जिसको बोलते हैं हम पंचायत समिति। पंचायत पंचायत समिति जिसको बोलते हैं हम ब्लॉक लेवल। और जो तीसरी है वो क्या है दोस्तों? जिला परिषद। तीसरी क्या है आपके पास? जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कहां पे दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ग्राम पंचायत दोस्तों किसके लिए होता है? विलेज पंचायत के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना दोस्तों। तो ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो हमारे पास एक विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे एक पंचायत बनती है। और इसके इलेक्शन कैसे होते हैं दोस्तों? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रधान बनाना हो अपने पंचायत का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। ठीक है, इलेक्शन करवाते हैं ना उसके लिए हम। तो इसमें वोटिंग कौन? हम लोग क्या करते हैं? चुनाव, हम लोग वोट डालते हैं। ठीक है, बाय द पीपल होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसके। तो ये याद रखना, जो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होता है दोस्तों, वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और जिला परिषद के लिए भी दोस्तों क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो आपको सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए क्या होते हैं दोस्तों? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ग्राम पंचायत के लिए ही प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो ये बात आप लर्न कर लेना और वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये बात। और कई बार आपने अगर प्रीवियस एग्जाम पढ़ रखे होंगे, प्रीवियस पेपर्स देख रखे होंगे, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था कि सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम कहां पे हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान। कहां हुआ था? राजस्थान में सबसे पहली बार ग्राम पंचायत बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये 1959 में ये बनाई गई थी। और राजस्थान में बनाई गई थी। राजस्थान में कहां बनाई गई थी? नागौर। ठीक है, NAGAUR, नागौर एक जगह है, वहां पे क्या सबसे पहले क्या बनाई गई थी? विलेज पंचायत बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं बोलूंगा। ठीक है, कब ये लागू हुआ था दोस्तों? ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 में ये लागू हुआ था। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था, जो कि हमारे उस टाइम क्या रहते थे? PM थे ये। उस टाइम हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, जिन्होंने राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज सिस्टम लागू किया था, उसका उद्घाटन किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास लिख लो। ठीक है दोस्तों, लो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। पर अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी PDF ले सकते हैं। और एक मिनिमम प्राइस में आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस हमने PDF का रखा है और वो हम आपको आपके ड्राइव्स पे अपलोड कर देंगे। तो नेक्स्ट है हम आपके पास कंक्लूजन। क्या निष्कर्ष था कि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम बनना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या क्यों हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम बनना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों क्या आपको पता होना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे देश में क्या होनी चाहिए? एक तो स्थानीय तो शासन सशक्त होना चाहिए। मतलब सबसे पहले पॉइंट क्या है आपके पास? लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मतलब एक क्या लोगों के पास क्या है? आपके पास पावर्स है। अब ठीक है, किसी प्रधान क्या आपके पंचायत से चुना जाता है, उसके पास कुछ पावर्स होती है कि कैसे वो अपने विलेज को डेवलप करा सकता है। कुछ छोटी मोटी पावर्स उनको होती है। तो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की एक बात की गई थी कि खुद का स्वशासन, मतलब खुद अपने विलेज लेवल पे क्या के खुद की गवर्नेंस चलाए, खुद की गवर्नमेंट चला पाए। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को एक तो स्ट्रेंथ करता है। दूसरा एम्पावर्ड विलेज। एम्पावर्ड विलेज, क्यों हमने विलेज पंचायत बताई? दोस्तों आप सुनते होंगे कि ये देखो ये गांव कौन सा है? आदर्श गांव है।
मतलब किस तरह हम अपने गांव को क्या बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसकी सुविधाएं, सबको सुविधाएं दे सकते हैं। तो एक उसका हेड बना देते हैं हम प्रधान को, ठीक है, उप प्रधान बनते हैं, बीडीसी बनते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार से एक सेल्फ गवर्नमेंट रूल करती है वहां पे। तो विलेजेस को एम्पावर, उसके विलेज गांव के साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर है नहीं है, अपनी बात एमएलए तक पहुंचाना, एमएलए फिर वो अपनी बात आगे पहुंचाएंगे। तो एक छोटे ग्राउंड लेवल पे भी क्या और आपका काम हो रहा है। इसलिए हमारे देश में क्या बनाई गई थी, विलेज पंचायत बनाई गई थी। इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब क्या होता है कि लोगों का, अब देखो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि विलेज पंचायत का एक और कारण क्या था बनाने का, कि आपके देश में क्या हो, एक छोटे से छोटा आदमी भी, मतलब या तो गरीब से गरीब आदमी भी और अमीर से अमीर आदमी भी और छोटे से छोटा आदमी भी और बड़े से बड़ा आदमी भी क्या करता है, वोटिंग डाल सकता है। मतलब 18 साल तो होनी चाहिए ना वोटिंग की एज पर। आपको क्या एक मतलब छोटे से छोटा आदमी भी, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी, और क्या बोलते हैं गरीब से गरीब आदमी भी और अमीर से अमीर आदमी भी क्या कर सकता है, आपको वोट डाल सकता है। ठीक है, मतलब एक छोटे लेवल पे, मतलब बहुत छोटे लेवल पे आपको, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे भी, ग्रास रूट लेवल पे भी क्या हो रहा है, आपका काम हो रहा है, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो ये भी हमारे पास रीजन था पंचायती राज सिस्टम बनाने का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मतलब जमीनी लोकतंत्र की नींव रखना, मतलब जमीनी लोकतंत्र भी काम कर रहा है, मतलब छोटे लेवल पे भी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है। ये सारी चीजें थी हमारे पास गवर्नमेंट बनाने की, विलेज पंचायत बनाने की। तो नेक्स्ट आपके पास देखो दोस्तों, ये वही चीज है 73 अमेंडमेंट 1992। ठीक है, क्या था हमारे पास, पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, मतलब पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, कौन से भाग में आता है दोस्तों, जल्दी से मुझे बताएंगे। पार्ट नंबर 9 में आता है ये। ठीक है, और कौन से शेड्यूल में आता है, कौन सी अनुसूचियों में आता है दोस्तों, तो ये आता है 11वीं अनुसूची में। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। 73 अमेंडमेंट कब हुई थी, 1992 में हुई थी। तो क्या मुद्दा, क्यों हमने इस पंचायती राज सिस्टम बनाया, ताकि लोकल गवर्नमेंट को क्या मिले, तो मतलब एक भारत में स्थानीय शासन को मजबूत बनाना, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल करे, मतलब स्ट्रेंथ करे, उनको मजबूत करे, जो छोटे लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है। नेक्स्ट आपके पास ये चीजें हमने पढ़ भी ली दोस्तों, एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे। कब ये एनेक्टेड किया गया था, 1992 में ये इनेक्ट किया था, और कब ये फोर्स में लाया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट आपको लर्न होनी चाहिए। 24 अप्रैल 1993 में ये क्या किया था, आपको फोर्स में लाया गया था। 24 अप्रैल को हम पंचायती दिवस भी मनाते हैं। आप सभी को पता भी होगा पंचायती दिवस कब मनाते हैं, पंचायत डे कब मनाते हैं, हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो पंचायती राज सिस्टम हुआ था वो क्या हुआ था, फोर्स में आ गया था, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, और बन के तैयार इनेक्ट कब कर दिया था, 1992 में कर दिया था। पार्ट नंबर कौन से में आता है दोस्तों, 9th में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट नंबर, भाग कौन से में आता है, ये भाग 90 में ये आता है। और आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक आता है, तो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटीज दोनों आर्टिकल नंबर 243 में आते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बट हाँ, आर्टिकल नंबर इसमें डिवाइड किए गए 243A से लेके 243 ओ तक। इसमें क्या आता है आपके पास, पंचायती राज सिस्टम आता है। इसमें क्या आता है दोस्तों, पंचायती राज सिस्टम आता है। और 243 ओ से लेके 243 ओ जेड तक, इसमें क्या आता है, म्युनिसिपैलिटीज आता है। ओ से नहीं दोस्तों, ओ के बाद क्या आता है आपका पी, हाँ, ओपी क्यू आर एस होता है। पी से लेके 243 ओ जेड तक क्या आता है, म्युनिसिपैलिटीज आता है। तो ये आर्टिकल्स आपने लर्न कर लेने। कौन से शेड्यूल में इसकी बात की दोस्तों, 11वें शेड्यूल में बात की, ये भी मैंने आपको बता दिया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम की बात की गई है। 72 अमेंडमेंट में ये बात की, 73 अमेंडमेंट में ये बात की है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हाँ, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन रहते हैं दोस्तों, जब ये पंचायती राज सिस्टम बनाया था, तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। और ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में कब पास हो गया था, ये 22 दिसंबर 1992 में ये क्या हो गया था, पास हो गया था, लोकसभा और राज्यसभा में। और उस टाइम दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट कौन होते थे, तो नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट कौन होते थे उस टाइम, शंकर दयाल शर्मा जी हमारे क्या रहते थे उस टाइम, राष्ट्रपति थे। कौन राष्ट्रपति थे जब पंचायती राज सिस्टम बनाया गया, शंकर दयाल शर्मा जी क्या थे, राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 20 अप्रैल, कब, 20 अप्रैल 1993 में क्या किया, आपके पास ये साइन कर दिए थे उस बिल पे। ठीक है, और ये लागू कब होगी थी, 24 अप्रैल
1993 में क्या हो गई थी, ये लागू कर दिया गया था कि हर एक गांव में क्या होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। आप इनके पीएम के नाम आपको पता होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव थे, प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा थे। तो नेक्स्ट है आपके पास 3 टायर सिस्टम। तो ये 3 टायर सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। 3 टायर सिस्टम क्या था, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। 3 टायर सिस्टम क्या था आपके पास कि एक क्या होना चाहिए, विलेज पंचायत, मतलब एक ग्राम पंचायत जिसको हम क्या बोलते हैं, एक विलेज लेवल पे होनी चाहिए। ग्राम पंचायत किस पे होनी चाहिए, विलेज लेवल पे होनी चाहिए। दूसरा बोलते हैं मंडल, या जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति को हम मंडल लेवल भी बोलते हैं। ये कौन से लेवल पे होती है दोस्तों, ये ब्लॉक लेवल पे। तीसरी थी आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी थी, जिला परिषद थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसकी बात होती है, जिला परिषद की बात होती है। आपने सुन भी रखा होगा दोस्तों, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद बनते हैं, चेयरमैन आपके ब्लॉक लेवल के बनते हैं, और विलेज में क्या बनते हैं आपके पास, प्रधान बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपने सुन भी रखी है अपने, ठीक है। तो इसको हम कौन सा लेवल बोलते हैं, 3 टायर गवर्नेंस इसको बोलते हैं हम। 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल में ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल में मंडल्स होते हैं या पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद होते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्शन प्रोसेस। तो क्या इलेक्शन प्रोसेस रहता है आपके पास पंचायती राज सिस्टम बनाने के लिए। तो आपको सब कुछ से पहले पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन होते हैं वो लोगों द्वारा चुनाए जाते हैं, बाय द पीपल। चुनाव जनता द्वारा ही करवाए जाते हैं। मतलब जब हमारे देश में प्रधान के इलेक्शन होते हैं दोस्तों, आपको पता है विलेज में क्या, गांव में प्रधान के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो भागीदार होते हैं वो क्या होते हैं, सारे एक ब्लॉक लेवल पे होते हैं, मतलब एक गांव के लेवल पे होते हैं। जो हमारे गांव के लोग होते हैं वही उस इलेक्शन को क्या करते हैं, करवाते हैं। मैक्सिमम वही उस इलेक्शन को करवाते हैं। मतलब जो बाहर से टीम आती है वो तो चलो स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, पर जो वहां के जो भी आपके पास काम होता है, जो भी कार्य होता है, वो सारा कौन होते हैं, वहां के खुद के लोग करते हैं। मतलब इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय दी पीपल, लोगों द्वारा ही वो इलेक्शन करवाए जाते हैं। और चेयरमैन होते हैं जो मंडल पंचायत के, मतलब मंडल पंचायत कौन सा, जो ब्लॉक लेवल पे होती है। और जो जिला परिषद होते हैं उनके जो चेयरमैन होते हैं वो इनडायरेक्टली चूज होते हैं। ये बात याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, कि जो चेयरमैन होते हैं आपके मंडल पंचायत के और जिला परिषद के, वो क्या होते हैं आपके पास, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनके चुनाव होते हैं। जो आपके बीडीसी मेंबर्स होते हैं वो उनके लिए वोट डालते हैं। कभी आपने सुना है कि जिला परिषद के लिए आपने वोट डाली, कभी भी नहीं दोस्तों। जिला परिषद के लिए हम लोग वोट नहीं डालते। जो हमारे द्वारा चुने गए होते हैं, जैसे आपके बीडीसी मेंबर्स होते हैं, वो सारे उन लोगों को वोट डालते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और जिला परिषद टेरिटोरियल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। हाँ, जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं दोस्तों वो हम लोग चुनते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे बीडीसी मेंबर्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्टली हम लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वो लोग जो हम लोगों द्वारा चुने गए हैं, जो लोग, वो लोग आगे वोट डालते हैं किसके लिए, जिला परिषद के लिए। तो जिला परिषद के जो चेयरमैन के लिए वोट डालते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। पर जो लोग जिला परिषद के चेयरमैन के लिए वोट डालते हैं वो लोग हम चुनते हैं उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, थोड़े बहुत कंफ्यूजन रहता है और ना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिजर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी सीट्स क्या होती है, रिजर्व्ड होती है। एससी एसटीज के लिए रिजर्व्ड होती है। ओपन सीट आती है, एक आपने सुना होगा ओपन जनरल सीट आती है। एक रिजर्व एससी के लिए रिजर्व होती है, एसटी के लिए रिजर्व होती है, और वुमेन के लिए क्या होती है, वो रिजर्व्ड होती है। तो ये कौन से आर्टिकल में बात की है, ये की गई है 243 डी आर्टिकल में ये बात कही गई है कि पंचायती लेवल में जो सीट्स होती है वो क्या होती है, रिजर्व्ड होती है। या तो ओपन सीट्स आएगी जनरल वालों के लिए, या एससीज वालों के लिए सीट होती है, एसटीज वालों के लिए सीट होती है, वुमेन के लिए सीट होती है, वुमेन एससी के लिए सीट होती है। और ये हमेशा कितनी रिजर्वेशन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो 1/3 जो सीट्स होती है वो किसके लिए रिजर्व्ड होती है, वुमेन के लिए रिजर्व होती है। 1/3 से कम कभी नहीं हो सकती। हाँ, कैन बी इंक्रीज बट नॉट लेस देन 1/3। मतलब उसको 1/3 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं पर 1/3 से कम नहीं कर सकते। तो 1/3 जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व होती है दोस्तों, वुमेन के लिए रिजर्व होती है हमारे पंचायत सिस्टम में।
है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितने सीट्स आपके लिए वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है, तो 1/3 सीट्स आपके लिए क्या होती है, वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास टर्म्स एंड रेजोल्यूशन। ये आप सभी को पता है कि जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो 5 साल का रहता है। इट कैन बी डिसॉल्व, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको भंग किया जा सकता है। इट कैन बी डिसॉल्व, इसको भंग किया जाता है और इसके इलेक्शन 6 महीनों के अंदर आपको करवा देने पड़ेंगे अगर ये किसी तरह भंग हो जाती है। तो इलेक्शन क्या होते हैं, 6 महीने के अंदर हो जाएंगे। तो टर्म्स एंड टर्म्स कार्यकाल से इसका क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, और आप सभी को पता भी है कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर ड्रॉप करें अगर आपको हमारी वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आपको यूजफुल लगता है। और आपके लिए कंटेंट बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जो कि एचपी टेट का एचपी टेट वाला जो एग्जाम होता है। और अगर आपने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो भी आपके लिए पॉलिटी सेक्शन जरूरी रहता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए प्रधान बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल। और क्या बोलते हैं एमएलए के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, एमएलए और एमपीज के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल रहनी चाहिए। और जो प्रधान वगैरह बनते हैं, उप प्रधान बनते हैं, उनके लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 21 साल रहनी चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, 25 साल 21 साल आप लर्न कर लेना। हाँ एक और बात आपको यहाँ पे मैंने बतानी है, जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं वो करवाता है इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ध्यान रखना दोस्तों। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट, उसको कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट चूज करता है। पर जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उनको दोस्तों कौन करवाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना, उनको कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। उनको कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उन इलेक्शन को करवाता है। और स्टेट इलेक्शन किसके द्वारा चुने जाते हैं, गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। तो बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि एमएलए वाले जो होते हैं इलेक्शन, एमएलए आपको पता है हमारे हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए है, कितने एमएलए, 68 एमएलए, ठीक है। तो जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं उनको तो कराता दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पर जो आपके विलेज पंचायत के इलेक्शन होते हैं उनको कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन चूज करता है, गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये पावर्स हमने गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के जब हमने वीडियोस की थी वहां पे कर रखी थी। नेक्स्ट आपके पास इलेक्शन अथॉरिटी, हाँ तो ये दोस्तों यही चीज मैंने आपको बतानी थी, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर रखी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो विलेज पंचायत के इलेक्शन है उनको कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, कमीशन कराता है। और जो आपके एमएलए और एमपीज के इलेक्शन है उनको कौन करवाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है। और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कौन चूज करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट उनको चुनता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन चूज करता है, गवर्नर उनको चूज करता है। जब हमने गवर्नर पढ़ा था वहां पे भी ये पावर्स पड़ी थी, और जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था वहां पे भी ये पावर्स पढ़ रखी है। नेक्स्ट आपके पास पावर्स एंड अथॉरिटीज, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। पावर्स की बात आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243H तक की है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जो आपके पास पावर्स है वो 11 डिस्ट्रीब्यूटेड पावर्स बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत, ये हमारे पास किस में बात की, 11 शेड्यूल में बात की है। मतलब जो पावर्स को डिवाइड किया किसमें, राज्य में और पंचायतों में, वो 11वीं अनुसूची में किया था, क्योंकि 11वीं अनुसूची में आपके पास क्या बना था, पंचायती राज सिस्टम बना था। हाँ जी, सब्जेक्ट पंचायती राज सिस्टम में कितने विषय, 29 सब्जेक्ट्स है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उन सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है दोस्तों, जैसे टैक्स कलेक्शन करना, पंचायतों से टैक्स कलेक्ट करना, ड्यूटीज लगानी, कुछ ड्यूटीज होती है, फीस करवानी, ठीक है, आपकी साफ सफाई करवानी। तो और ये सारी चीजें किसमें होता है आपके पास, उनके विषयों में आता है। सब्जेक्ट जो 29 सब्जेक्ट है उनके अंदर ये सारी चीजें आती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को भी कौन देखता है दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन देख रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन चूज करता है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है जब हमने गवर्नर की पावर पढ़ी थी, कि जो स्टेट
फाइनेंस कमीशन है, उनको कौन चूज करता है? तो उनको कौन चूज करता है? गवर्नर चूज करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कौन अपॉइंट करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करता है और वही इलेक्टोरल रोल्स वगैरह बनाता है। इलेक्टोरल रोल्स मतलब मतदाता की सूची। आपने देख रखा होगा कि आपको जब भी आप वोटिंग डालने जाते हो उससे पहले एक लिस्ट आती है ना दोस्तों, एक लिस्ट आप उसमें देखते हो उस लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है। तो जो आपकी स्टेट की लिस्ट है उसको कौन बनाता है? तो उसको बनाता है आपके पास स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन चूज करता है? आपके पास गवर्नर चूज करता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास 73 अमेंडमेंट। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, तो आप अपने पास नोट कर ले कि जो आपके पास 73 अमेंडमेंट 1992 हुई थी, तो वो आपके पास कुछ शेड्यूल ट्राइब्स एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। वो कौन कौन से ट्राइब्स थे? जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। इन 4-5 स्टेटों के लिए आपके पास पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं था। मतलब 73 अमेंडमेंट जो हमने की थी वो इन स्टेट के लिए लागू नहीं होती है, ठीक है। आल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब कुछ ऐसे शेड्यूल एरियाज होते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, वहां के लिए भी ये वाला संशोधन लागू नहीं होता है। उसके लिए एक दोस्तों एक एक्ट आया था जिसको क्या बोलते हैं हम? पेसा एक्ट बोलते हैं। पेसा एक्ट 1996 आया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है आपके पास? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज रहती है। और ये कब आया था? 1996 में ये आया। तो इसके आगे हम यही डिस्कस करेंगे पेसा एक्ट आने का क्या कारण था हमारे देश में, ठीक है। सबसे पहले आपको सभी को ये पता होना चाहिए पेसा एक्ट आया कब था। तो ये कब आया था दोस्तों? 1996 में आया था, 1996 में आया था। पेसा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। मतलब ये जो एक्ट आया था ये उनके लिए था जो कि अपने शेड्यूल ट्राइब्स नहीं होते दोस्तों, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जनजातीय आपकी ट्राइब्स होती है, एरियाज होते हैं, उनके लिए ये एक्ट लाया था, ठीक है। तो जो पेसा एक्ट होता है वो आपको याद रखना, ट्राइबल एरियाज के लिए वो एक्ट आया था, ठीक है। जो कि जब क्यों लाया था? ताकि वो भी अपनी क्या कर सके? सेल्फ गवर्नेंस कर सके, ट्रेडिशनल राइट्स और कल्चर्स अपने क्या कर सके? बचा सके। आपको पता होगा कि मान लो अगर किसी क्षेत्र में 4 ट्राइबल एरियाज रहते हैं, 4 ट्राइबल जनजातियां रहती है, 4 जनजाति अगर किसी एरिया में रहती है, किसी एक जनजाति का अगर प्रधान बन जाता है तो दूसरी जनजाति को क्या करेगा? दबाएगा, ठीक है। तो दूसरी जनजाति को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये एक्ट लाना भी जरूरी था, पेसा एक्ट 1996, जिसको बोलते हैं हम पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। तो ये राइट्स ये क्या करते हैं? उनके ट्रेडिशनल राइट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ट्राइबल पीपल होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, मतलब उनका शोषण ना हो, तो ये एक्ट आया था। और इस एक्ट के अंदर भी दोस्तों कितने सब्जेक्ट आपके पास? 29 सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करना, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन करना, गरीबी उन्मूलन करना, ठीक है, वन में फॉरेस्ट प्रोड्यूस करना, और आपके क्या बोलते हैं वो फॉरेस्ट वगैरह का रिसोर्सेज का यूज कर सके। तो ये सारी चीजें किसमें? आपके पास पेसा एक्ट के अंदर है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए पेसा एक्ट कब आया था। तो जल्दी से मुझे बताओ कब आया था दोस्तों ये? तो ये आया था आपके पास 1996 में ये आया था। और इसके लिए दोस्तों एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं हम भूरिया कमेटी रेकमेंडेशन। तो ये कमेटी 1990 में बनाई थी। किसके लिए बनी थी भूरी कमेटी? बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों भूरिया कमेटी। तो किसके लिए बनी थी दोस्तों ये? तो ये बनी थी आपके लिए पेसा एक्ट जो कि 1996 में आया था। वो किसके रेकमेंडेशन पे आया था? तो वो आया था आपके पास भूरिया कमेटी के रेकमेंडेशन पे। तो उस रेकमेंडेशन में क्या लिखा था कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, किसकी? शेड्यूल एरियाज में। मतलब जो आपके पिछड़े जनजातीय क्षेत्र है उनमें भी क्या होनी चाहिए? एक सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए। ग्राम सभा को उनको मजबूत बनाना चाहिए ताकि उनके जो ट्राइबल राइट्स हो, रिसोर्सिस हो, वो अच्छे से क्या कर सके? यूज कर सके। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में तो नहीं पूछने वाले, पर आपको डेट्स और कमेटीज याद होनी चाहिए, कौन सी डेट में पेसा एक्ट आया था, कौन सी कमेटी में ये आया था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पेसा एम्पावर्स दी ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर्स करता है। ग्रास रूट मतलब एक जमीनी एक छोटे लेवल पे भी क्या करता है? ये काम करता है।
और सेल्फ गवर्नमेंट बनाता कहाँ पे, शेड्यूल एरियाज में, जो कि पिछड़े जनजातीय क्षेत्र, वहां पे खुद की गवर्नेंस वो रूल कर सके, तो इसलिए पेसा एक्ट लाया गया था। तो जो आज की वीडियो है, अच्छा उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने जब 11वां शेड्यूल में क्या था आपके पास, पंचायती राज सिस्टम था, और 12वें शेड्यूल में क्या था दोस्तों, मैंने पढ़ा रखा आपको पहली वीडियोस में, उसमें क्या था आपके पास, नगर पालिकाएं थी। क्या था आपके पास, नगर पालिकाएं थी 12वें शेड्यूल में। और 12वें शेड्यूल के लिए कौन सी अमेंडमेंट की गई थी दोस्तों, 74th अमेंडमेंट 1992 की गई थी। और 11वें ये शेड्यूल्स के लिए कौन सी अमेंडमेंट की थी, 73 अमेंडमेंट 1992 की थी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटीज देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, 74th अमेंडमेंट की थी, लोकल बॉडीज के लिए बनाई गई थी। पार्ट 9 ए में आती दोस्तों, याद रखना इसको, पार्ट 9 में पंचायती राज सिस्टम आता, पार्ट 9 ए में म्युनिसिपैलिटीज आती है, नगर पालिकाएं आती है। और 243 आर्टिकल के अंदर आती, 243 आर्टिकल ए से 243 आर्टिकल ओ तक क्या था आपके पास, पंचायती राज सिस्टम था। उसके बाद क्या चल पड़ता दोस्तों, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक आपके पास क्या था, म्युनिसिपैलिटीज थी। तो ये आर्टिकल ऐसे पूछते नहीं। हाँ, कौन से शेड्यूल में इसको रखा गया, 12वें शेड्यूल में रखा गया, 12वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके अंदर दोस्तों कितने सब्जेक्ट है, ये एग्जाम में आ जाता। तो इसके अंदर 18 सब्जेक्ट है, और जो आपके पास पंचायती राज सिस्टम था उसके अंदर 29 सब्जेक्ट थे। तो ये कई बार पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपके पास हिस्टोरी, सबसे पहले पंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बनी थी, तो 1687 मद्रास में ये बनी थी, आपने याद रखना। उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में बनी थी 1726 में। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ बना था, 1687 में, मद्रास में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जिसको बोलते हैं हम वित्तीय विकेंद्रीकरण, मतलब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात किसने की थी, लॉर्ड मायो ने की थी। ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। 1870 में जब वो वॉइस राय थे हमारे देश के, तो उनको फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वो लेके आए थे, और इनको फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास लॉर्ड रिपन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस राय थे हमारे देश के। तो इनको क्या बोला जाता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता, जो कि 1882 में ये वॉइस राय थे। तो मतलब स्थानीय स्वशासन के जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। और ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट आपके पास जैसे पंचायती राज सिस्टम था, वैसे ही आपके पास क्या था, म्युनिसिपल नगर पालिकाओं का सिस्टम था। उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो पहली कैटेगरी क्या थी आपके पास, नगर पंचायत थी, ठीक है, जो कि आपके पास छोटे ट्रांजिशनल एरिया के लिए बनाई गई थी। दूसरी कैटेगरी दोस्तों कौन सी थी, म्युनिसिपल काउंसिल थी, जो कि स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए बनाई गई थी। तीसरी कैटेगरी क्या थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, जो कि आपके पास लार्जर अर्बन एरियाज के लिए बनाई गई थी। और जल्दी से मुझे बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जिन लोगों को पता है मुझे जल्दी से बताएं कि हाउ मैनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है दोस्तों, नगर निगम जिसको हम बोलते हैं। नगर परिषद किसको बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल को बोलते हैं। और नगर पंचायत किसको बोलते हैं हम, नगर पंचायत बोलते हैं। नगर पंचायत ही रहती है दोस्तों। तो ये याद रखना आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो म्युनिसिपल काउंसिल भी आपको पता होनी चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आपको पता होने चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी में ही डिवाइड की थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास, तो नेक्स्ट आपकी आज की वीडियो हम यही खत्म करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।